नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। अजीत जी और विनोद जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात होगी कश्मीर की। कश्मीर में लश्कर का आतंकी कैमरे में कैद हो गया, इससे लोगों में दहशत तो है ही। बंगाल में हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डर बढ़ाते जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की एंट्री से बंगाल में मुस्लिम वोट की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। तो दोनों खबरें एक एक करके बारी बारी से आपको बताएंगे। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां एआईएमआईएम स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने हुमायूं कबीर से अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया है। इमरान सोलंकी ने कहा कि हुमायूं कबीर की तरफ से उनकी पार्टी का गठबंधन का प्रपोजल आया, जिस पर पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी फैसला लेंगे और ऐलान करेंगे। इमरान सोलंकी ने कहा कि बंगाल का मुसलमान ओवैसी के साथ और एआईएमआईएम चाहती है कि अगला डिप्टी सीएम मुर्शिदाबाद से बने। हुमायूं कबीर से गठबंधन की बात जो है, मेरी असद साहब से बात हुई है। हुमायूं कबीर साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रपोजल दिया कि वो गठबंधन करना चाहते हैं पार्टी में असद साहब के साथ। तो असद साहब से मैंने बताया है, वो फैसला असदुल नबी साहब का है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन हुआ नहीं है। आखिरी फैसला असदुल नबी साहब का है, वो जब करेंगे तो मीडिया में अगर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात ये अहम बात कि हुमायूं साहब के साथ में मुसलमान बोले 70 से कोई मुसलमान है, किंग मेकर नहीं, हम किंग बनेंगे। तो ये उनकी पार्टी की बात है, उनकी जाती राय है। हमारा मानना यही है कि बंगाल के मुसलमान असदुल साहब के साथ हैं और हमारी डिमांड है कि इस बार मुर्शिदाबाद से उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुर्शिदाबाद का बंगाल का बने। अब अगर ये किंग मेकर नहीं किंग बनेंगे तो फिर बंगाल की क्वीन का क्या होगा, ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा? इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसे लेकर घमासान और बढ़ गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में अब बाबरी हटाओ मंच बन गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी हटाओ मंच बनाए हैं। ये मंच बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यक्रम और मीटिंग करेगा। कुछ तस्वीरें हम आपको मुर्शिदाबाद की ही दिखा रहे हैं। अजीत जी, बड़ी टेंशन यही है ममता बनर्जी की कि उनका जो अपना कोर वोट बैंक है मुसलमानों का, वो तो उनसे दूर जा ही रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर अलायंस बनाएंगे, किंग बनेंगे, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू भी जो है वो भी अब एकजुट हो रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। दो तरफा नुकसान है ममता बनर्जी। अगर ये नहीं होता, अगर बाबरी हटाओ मंच नहीं बनता, तो फिर उस मामले का कोई बड़ा असर नहीं होने जा रहा था। ये बना पूरे प्रदेश के स्तर पर जिस पोलराइजेशन की कोशिश है, वो असली खतरा है ममता बनर्जी के लिए। हम ओवैसी और हुमायूं कबीर से ज़्यादा चुनौती उनके लिए ये मान रहे हैं कि हिंदू वोट कितना ज़्यादा पोलराइज होता है। अभी जो बंगाल का गणित है, उस गणित के हिसाब से 100 में से 60 हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जिस दिन 70 हिंदू वोट देगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। उसको 10% और पोलराइजेशन की जरूरत है, 10% और हिंदू वोट ले आना है भारतीय जनता पार्टी को। तो बांग्लादेश की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, उन पर लगातार विश्व हिंदू परिषद और भाजपा मुखर है, और ये हुमायूं कबीर ने एक मौका दिया है कि आप हिंदू पोलराइजेशन करें। अगर हम बात करें ओवैसी और तो वही हो जाएगा ना, बीजेपी की बी टीम है। पहले ओवैसी थे, अब हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं। तो हम वो जो वहाँ हो रहा है, हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो मामला है, ये 40 सीटों पर मान लीजिए कि लड़ते हैं जाकर के। मालदा और मुर्शिदाबाद और उस इलाके में जो दिनाजपुर उत्तरी, दिनाजपुर दक्षिणी, नादिया, इन सब जिलों में जहाँ मुसलमान आबादी 40 से लेकर के 66, 67, 68% तक है, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। ये देखिए, बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव है कि हम चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद का डिप्टी सीएम बने। इसका मतलब कि बिहार टाइप से आपके 8, 10, 20 लोग जीत जाए वहाँ, और फिर ममता बनर्जी की ही सरकार, बीजेपी तो आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी ना। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार बन, तो आप उसकी ये एक स्ट्रेटेजिक दाव है। यही स्ट्रेटेजी दिख रही है विनोद जी? नहीं, ये स्ट्रेटेजी भी है, और मुझे लगता है इसके पीछे पूरी बड़ी रणनीति है पूरी। बिहार में आप याद कीजिए, जब ये ओवैसी ने यही तो नारा दिया था ना कि मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए है। जब साहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा पूरे महागठबंधन को, पूरे सीमांचल में। ममता बनर्जी हालांकि वैसी गलती करने वाली नहीं है कि किसी को डिप्टी सीएम घोषित कर दें। देखिए, 2 प्रयोग हो चुके हैं इस तरह के। अब ये बंगाल का चूंकि पहला प्रयोग है, उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोग इस तरह के हो चुके थे, लेकिन वो दोनों सफल नहीं हुए थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा कब आई सरकार में? भाजपा तब आई जब राम मंदिर आंदोलन और उसको लेके जबरदस्त पोलराइजेशन हो गया बीजेपी के पक्ष में हिंदुओं का। मुस्लिम वोट के डिवीजन का कभी यहाँ असर नहीं पड़ा। डॉक्टर अयूब ने एक पार्टी बनाई, पीस पार्टी, पूरे चुनाव लड़वाए, लेकिन उनके 4 विधायक जीते, वो भी ऐसे जीते जो अपनी दम पर जीते थे। अब बाद में 3 चले गए अलग अलग पार्टियों में, अयूब को छोड़ के। एक मुस्लिम मजलिस बनाई थी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी ने, उसका भी प्रयोग असफल रहा। अगर जो ये अजीत भाई कह रहे हैं सही बात है, अगर सिर्फ हुमायूं कबीर और ओवैसी चुनाव लड़ते
तो उतना असर नहीं होता। लेकिन जो बाबरी हटाओ मोर्चा जो बना है, ये हिंदू पोलराइज जब तक नहीं होगा तब तक बीजेपी का कल्याण नहीं होगा। मुस्लिम डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुस्लिम डिवीजन थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली मुस्लिम बहुत डिवाइड होगा बंगाल का। हिंदू पोलराइज कितना हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। हिंदू यहाँ से पोलराइज होना शुरू हो रहा है, क्योंकि ऐसा- बांग्लादेश की घटना हाँ, और ये बाबरी, ये दोनों क्लब करके अगर वो 60% से बढ़ा के 70% या 65% करने में भाजपा कामयाब हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि हंग असेंबली हो जाए, हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट ममता बनर्जी रहे और तब इनको बार्गेन करने का मौका मिले इन लोगों विनोद को। जी की बात जो कभी कहे ना, यूपी वाला प्रयोग एक बार पिछले चुनाव में वहां हुआ, बंगाल में भी। हाँ, फुरफुरा जब फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया और इंडियन सेकुलर फ्रंट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी और अपोजिशन का सिर्फ एक ही एमएलए जीता, वो जावेद सिद्दीकी जीते, आईएसएफ से ही जीते, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का था। 40 सीटों पर आप ये जीते या वो जीते, वहीं ये लोग लड़ेंगे, वहीं असर डालेंगे। यहाँ पे अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के विरोध में एक मंच खड़ा हो गया जिसमें हिंदू पोलराइज हो रहा है। बात बीएमसी के चुनाव की भी करनी यहाँ पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुस्लिम सेंटिमेंट है इस चुनाव को लेकर। मुंबई की राजनीति में मेयर पद को लेकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। वारिस पठान ने कहा कि आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है। वहां पर डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, किंग मेकर नहीं किंग बनने की बात हो रही थी, यहाँ पर बुर्के वाली महिला की बात हो गई। केवल मराठी ही क्यों, मुंबई में पठान और खान भी मेयर बन सकता है, वारिस पठान कह रहे हैं। वारिस पठान ने कहा कि अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा, तो आई लव मोहम्मद वाला मेयर क्यों नहीं बन सकता। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने, भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो बुर्के वाली मेयर बनाने की बात हो रही है या हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात हो रही है, तो टोपी पहनने वाला, बुर्का पहनने वाला वोट किससे करेगा? वो ठाकरे ब्रदर्स को करेगा? एआईएमआईएम तो कोई बहुत बड़ी ताकत है नहीं, उन्हें करेगा? किसे करेगा? आप नीतीश राणे और संजय राउत दोनों का बयान सुने, फिर इस पर चर्चा करते हैं। एमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुंबई का मेयर जो है वो खान और पठान क्यों नहीं बन सकता या शेख क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेता जन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। हमने राष्ट्रपति किया था मुस्लिम, ये भूल गए लोग। हमने मुस्लिम राष्ट्रपति किया है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो मुस्लिम राज्यपाल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, हमने मुस्लिम राष्ट्रपति कितने देश में, कितने मुस्लिम राष्ट्रपति भाजपा ने भी किए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, कितने मुस्लिम राष्ट्रपति किए। तो दोनों बातें आपने सुन ली है। बात यह है कि वोट किससे जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी। जरा वो ग्राफिक्स भी हमारे दर्शकों के सामने पेश कर दे कि बहुसंख्यक आबादी अभी भी हिंदुओं की है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी कुछ इलाके ऐसे जहां बड़ी डोमिनेंट है, बीएमसी में किससे वोट करेगी? देखिए, ये अभी तो जिस तरह का गठबंधन वहां बन गया, कांग्रेस पार्टी अलग इसलिए लड़ रही है,
कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। रमेश चेन्नीथला ने बयान दिया, उसके बाद हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कांग्रेस इसलिए अलग लड़ रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो दोनों जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस महायुति और ये जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, ये दोनों एक ही वोट के लिए लड़ेंगे, मराठी और हिंदुत्व के वोट के लिए लड़ेंगे। ये वो भी कह रहे हैं। उस दिन जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कहा कि मराठी बनेगा और हमारी पार्टी का बनेगा, ये उद्धव ठाकरे ने कहा, राज ठाकरे ने भी कहा। तो इस कांग्रेस को लग रहा है कि हम जो हमारा मुस्लिम, दलित और जो नॉर्थ इंडियन वोट है उसका एक हिस्सा हम ले आए तो एक बड़ी ताकत हम बने रहेंगे मुंबई में, इसलिए कांग्रेस अलग लड़ रही है। और अभी यहाँ बैठने के पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, विनोद जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम भी लड़ेंगे, MIM लड़ेगी वहां। तो ये कई ताकतें ऐसी लड़ेंगी जो मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, उन इलाकों में करीब 50 के वार्ड है 227 में, जो 227 वार्ड है MBMC में, उसमें 50 के करीब वार्ड हैं जहां मुस्लिम निर्णायक हो सकते हैं। ये दिखाई रहे मुस्लिम आबादी 20.65% की। विनोद जी, बस मैं एक छोटी सी बात ये पूछूं, ये थोड़ी सामाजिक है, बुर्के वाली को चेहरा तो दिखाने नहीं देते, चुनाव कैसे लड़ने देंगे, मेयर कैसे बनने देंगे? देखिए, वारिस पठान साहब बुर्के वाली से आगे ज़्यादा सोच नहीं सकते। वो ये भी कह सकते थे कोई मुस्लिम महिला बनेगी, जरूरी हिजाब और बुर्का जो पहने वही मुस्लिम महिला हो। अरे तमाम सारी मुस्लिम महिलाएं जो खुले में मतलब अच्छे से रहती हैं, आधुनिक सोच वाली, वो भी तो है ना इस देश में। तो अब चूंकि वारिस पठान साहब को मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है, मुस्लिम पॉलिटिक्स में कट्टरपंथी पॉलिटिक्स करनी है, अब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहाँ लिखा हुआ खाली बुर्के वाली ही जो है वो मुस्लिम महिला होगी? जो बुर्का और हिजाब नहीं लगाती है वो भी मुस्लिम महिला होगी, बुर्के वाली भी मुस्लिम महिला होगी, घूंघट वाली भी हिंदू महिला है, बिना घूंघट वाली भी हिंदू महिला है। बुर्का और घूंघट पहचान थोड़ी है, वो तो कपड़े का हिंदू मुस्लिम खुला ये लोग करना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक लश्कर तैयबा का आतंकी देखा गया है, कैमरे में कैद हुआ है और उसके बाद से थोड़ी दहशत जरूर है और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इनमें एक आतंकी की पहचान मोहम्मद लतीफ के रूप में हुई है और दूसरे आतंकी की पहचान अभी होना बाकी है। ये देखें इसकी तस्वीर। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हमारे दर्शक, इंडिया टीवी के दर्शक बैठे हैं, वो भी इन तस्वीरों को देख लें। एक लोकल बाजार में ये दोनों आतंकी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। आतंकियों के दिखने के बाद पूरे कश्मीर रीजन में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उनकी तलाश में जुटे हैं। जंगलों में भी कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक लतीफ और उसके साथी का कुछ पता नहीं चला है। आशंका ये जताई जा रही है कि वो जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहे हैं। लतीफ नवंबर में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था और दक्षिण कश्मीर में एक्टिव है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि लगातार जो पूरा साउथ कश्मीर है, जो कि अनरेस्ट का इलाका है, वहां पर जितने सर्च ऑपरेशंस विनोद जी चल रहे हैं वो अभी तक बड़े कामयाब रहे हैं, लेकिन अचानक से इन दो आतंकियों का सामने आना थोड़ी चिंता पैदा करता है। नहीं, इससे मतलब एक चीज़ है कि अभी भी इतने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सख्ती की गई, अभी भी कहीं न कहीं उसमें कुछ लूपहोल है और इस तरह के घुसपैठ अगर हो रही है आतंकवादियों की। भाई पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, वो एक बड़ा घाव हमारे सीने पर है। तो अब ये अगर आए हैं तो किसी मकसद से आए होंगे, ऐसे कोई तफरीह करने तो आए नहीं कि चलो भाई कश्मीर घूम ले। तो ये अगर किसी मकसद से आए और इनको अगर लश्कर ने भेजा है तो निश्चित रूप से किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है और ये बड़ा खतरनाक होगा। और मुझे लगता है कि वक्त रहते ही इनको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना पहलगाम जैसी कोई तो कर ही लिया गया है क्योंकि आतंकी का नाम लतीफ सामने आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब लेकिन हाँ कैप्चर किया जा सके, करना जो है इनके ठिकाने तक पहुंचना जहां ये छिपे हो सकता है, क्योंकि जो एक आशंका ये भी है कि वो जंगलों को पार करके फिर बॉर्डर पार निकल गए हों, ऐसी भी आशंका दिखाई दे रही है। खबर सीरिया से आपको दे देते हैं। बड़ी खबर सीरिया से, जहां एक बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के होम्स शहर की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। बम धमाके में 6 लोगों की जानें गई हैं, वहीं 21 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद के अंदर की दीवार और छत तक टूट गई। अभी किसी के धमाके की जिम्मेदारी की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। आतंकवादी वारदात इसे करार दिया गया है। अब आप देखिए, यहाँ तो मुसलमान हैं, नहीं, जो इस वक्त सीरिया के जो हाकिम हैं वो खुद आतंकवादी घोषित रहे हैं। उनके ऊपर $1 करोड़ से ज्यादा का बड़ा इनाम अमेरिका ने रखा था। उनको अमेरिका ने उनको मान्यता दे दी कि वो राष्ट्रपति बन जाए वहां के। असद का जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद तो आपने एक घोषित आतंकवादी को सत्ता सौंप दी है वहां। कर दिया। मुझे तस्लीमा नफरीन का ही एक कोटेशन याद आ रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता जब तक कि इस्लाम अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेगा। आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हंगामा कर
लें, मारकाट कर लें। आप अपने मुस्लिम देशों की भी तो स्थिति देखें, वहां पर भी मारकाट हो रही है, तो फिर कहीं शिया सुन्नी की मारकाट हो रही है। अभी अब सीरिया में देखिए ना, अभी तो 2 अमेरिकन सैनिक भी मारे गए ना, जिसके बाद अमेरिका ने बमबारी की वहाँ, एक ट्रांसलेटर जो और 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसके बाद अमेरिका ने वहाँ स्ट्राइक किया। तो अमेरिका ऐसी शत्रु भी खड़े करता है। पहले एक असद शत्रु थे तो माना गया कि असद भाग गए, रूस अब वहाँ लेविस लाइफ जी रहे हैं रूस में जा करके, वो रूस समर्थित थे, तो अब अमेरिका समर्थित बनेगा तो यहाँ शांति आएगी। लेकिन जब आतंकवादी को आप बैठाएंगे तो कैसे शांति आएगी? और इतने ग्रुप वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो IS है जो, वो तो इराक और सीरिया का ही है ना जी, तो वहीं का है, वहीं बेस है उनका, लेवांत जिसको बोलते हैं, और वहाँ ये लड़ाई, इसको आप वहाँ शांति की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं आप। एक उसके कई फैक्शंस हैं, कई गुट हैं, एक गुट दूसरे पर हमला करेगा, दूसरा तीसरे पर हमला करेगा, और केओस बना रहेगा। सच्चाई यही है कि IS किसी का सगा नहीं ये है। जो आतंकवादी है, चाहे जितने आतंकवादी थे, अलकायदा, ISIS, तालिबान भी उसी में शामिल था, ये सब गिरोह की तरह काम करते हैं। जैसे पहले गिरोह होते थे ना, चंबल में हमारे की मान सिंह का गिरोह, माधव सिंह का गिरोह, उनका गिरोह, फलाना गिरोह, तो ये गिरोह जैसी स्थिति हो गई इनकी। और इनमें एक संगठन में भी कई गुट हो जाते हैं। एक निकल आता है और 10-20-50 को लेके कोई बड़ा देश उसकी मदद करने लगता है, वो अलग अपनी मुख्तारी घोषित कर देता है। और फिर ये जो हो रहा है, ये वही हो रहा है कि चूंकि ये तो बन गए राष्ट्रपति, दूसरा जो गुट होगा उसको लग रहा होगा ये तो सत्ता में चले गए, तो अब हमारा क्या होगा। जैसे जब तालिबान सत्ता में आया था, याद करिए अभी, तो ISIS खुरासान जो है उसने वहाँ विस्फोट करना शुरू किया था काबुल में। आज भी तालिबान में भी कई गुट हैं, TTP का अलग है, वो अलग है, वो कौन से हक्कानी ब्रदर्स है। तो ये आतंकवादियों के बीच में गिरोहबंदी ज़्यादा होती है। इनका कोई मकसद तो वैसा कोई बहुत आइडियलिस्टिक मकसद नहीं है कि दुनिया को बड़ा खूबसूरत बनाने के कोई क्रांति कर रहे हो, पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, और इस दुनिया में जितनी जंगें हैं वो पावर के लिए ही तो हो रही है। मजहब भी सेकेंडरी हो जाता है, पावर पहले आती है। आड़ है खाली। हाँ, खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है क्योंकि बात जंग की है और बात ताकत की ही है। दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कल वो फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे और इस दौरान जंग रोकने के लिए 20 सूत्रीय फॉर्मूले पर बात होगी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात के बाद 20 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया, लेकिन इस पर अभी तक ट्रंप का कोई बयान नहीं आया, ना ही रूस ने इस फॉर्मूले को कोई मंजूरी दी है। रविवार तक का और इंतजार करना पड़ेगा। रविवार तो कल ही है, रविवार तो है ही, तो जाएंगे। अभी 24 क्या है घंटे का कि इंतजार और अमेरिका छुट्टी मना रहा है, राष्ट्रपति भी छुट्टी मना रहे हैं। ट्रंप अभी तो ये फ्लोरिडा में है, तो वही मारे लागो जो उनका अपना रिसोर्ट है वहाँ होंगे फ्लोरिडा में, वो छुट्टी मना रहे हैं क्रिसमस और नए साल की। वहीं सारी मीटिंग्स हो रही हैं। ये फ्लोरिडा में ही जो रूस के प्रतिनिधि हैं उन्होंने दोनों जो विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की है, ये फ्लोरिडा में ही मुलाकात हुई है। और उसके बाद अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं फ्लोरिडा में, मिलेंगे राष्ट्रपति ट्रंप से और 20 सूत्री फार्मूले की पर चर्चा होगी। उस फार्मूले में एक खास बात यह है, जो कल एक थोड़ा लचीलापन दिखाया, जैसे लचीलापन उसको क्या कहेंगे, लेकिन कहा पुतिन ने कि हम एरिया एक्सचेंज करने को तैयार हैं, हम कुछ अपना जीता हुआ एरिया छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन डोनबास पूरा रखेंगे। हाँ, डीमिलिटराइजेशन की भी तो बात हो रही है। डोनबास नहीं, यूरोप को शामिल करना चाहते हैं वो, एक तो ज़ेलेंस्की चाहते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है। यूरोप में भी छुट्टी चल रही है, कोई इतनी जल्दी नहीं असेंबल हो सकता है कि सब लोग फ्लोरिडा में ये बात करने पहुंच जाए, यूरोप के भी नेता। तो वो यूरोप अभी नहीं शामिल हो रहा है, और न ट्रिप उसमें रूस भी अभी अलग अलग ही बात होगी सबकी। डोनबास छोड़ने को राजी हैं, लेकिन ये तो फिर वही स्ट्रेटजी है ना कि आप एक बड़ा हिस्सा हथिया लें और फिर उसके बाद छोड़ना है कि हम छोटा सा छोड़ देंगे। हम लोग के भारत चाइना के मामले में भी तो यही हुआ। चाइना से जब हम लोग जहाँ तक गश्त करते थे, हमारी गश्त जहाँ तक होती थी, उसको कह रहे कि बफर जोन मानेंगे हम इसको, यहाँ तक गश्त नहीं होगी। यही बात हमारी लैंड को बफर जोन आप बना दीजिए। वही यूक्रेन की यूक्रेन के लिए कह रहा है कि हाँ डोनबास हम छोड़ देंगे, लेकिन दूसरा जो एरिया हमने कब छोड़ देंगे, डोनबास रख लेंगे, थोड़ा बहुत एरिया थोड़ा छोड़ा उसको बफर जोन बना लेंगे।